नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही क्या रहे अब कल के लिए आपकी स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और x.com पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल आप भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान आज हमारे साथ हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ का स्वागत करते हैं हम आज के इस शो में। और सबसे पहले आज के बाजार पर हम एक नजर डालने कैसा रहा अब बुधवार का बाजार। तो देखिए आज हमें शेयर बाजार में तगड़ी मुनाफा वसूली। हालांकि सुबह सेंसेक्स और निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाने के बाद दिन के सबसे निचले स्तरों पर बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 900 अंकों से ज्यादा टूटकर 70,506 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 21,593 के रिकॉर्ड हाई से फिसलकर 21,150 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में रही 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट। तो रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचने के बाद क्यों आई बाजार में मुनाफा वसूली, समझते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। भारतीय बाजारों में आज गजब का ट्रेडिंग सेशन रहा। मतलब ऐसा सेशन आप न सोच सकते हैं न उम्मीद कर सकते हैं। 2 दिनों से बाजार थोड़े ठंडे सुस्त तो नजर आ रहे थे और लग भी रहा था कि शायद बढ़ने के पहले और रुकना चाहते हैं। कल लाइफ हाई बनाया भी लेकिन फिर अटके। लेकिन आज सुबह शुरुआत करने के लिए संकेत बहुत बढ़िया। अमेरिका में लगातार 9वें दिन दमदार तेजी हुई और भारतीय बाजारों में 2 दिनों के सुस्ती के बाद आ गया जोश। गैप से खुल के और बढ़े। लगभग 21,600 के आसपास पहुंचकर निफ्टी ने बड़ा नया लाइफ टाइम हाई बनाया। बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर तो नहीं लेकिन 48,200 के पास जरूर पहुंचा और सेंसेक्स फिर से नया लाइफ हाई बनाता दिखा। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन दोपहर के बाद अचानक से जो बिक्वाली का प्रेशर शुरू हुआ और ऐसे गिरे कि भाई पूछे मत। नॉन स्टॉप फ्री फॉल, मतलब कहीं कोई रुकने का नाम ही नहीं। अच्छा, गिरने की कोई खास वजह हो तो भी ठीक, न तो कोई ग्लोबल मार्केट्स की खराबी, न कोई ऐसी खराब खबर आई, फिर क्या पता नहीं। जो गिरना शुरू हुआ निफ्टी ऊपर से मालूम है कितना 500 पॉइंट फिसल गया। जो 21,600 वाला निफ्टी 21,100 तक आ गया। बैंक निफ्टी कितना फिसला है पूरे 1000 पॉइंट, 42,200 के आसपास से सीधा 48,200 के आसपास सीधा 47,200। और सेंसेक्स तो आप सोचेंगे तो हिल जाएंगे 1600 पॉइंट। जी हाँ, 1600 पॉइंट से ज्यादा ऊपरी से सेंसेक्स फिसला है। तो ये दिन के दौरान गिरावट थी। और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का हाल तो पूछिए ही मत। इंडेक्स ही 4% लुढ़क गए तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक तो 5 से 15-20% तक गिरे हैं। तो एकदम से बड़ी तेज बिकवाली का दौर आज शुरू हुआ और बिना किसी कारण के। जो लोगों को खास सताने वाली बात थी, वो सबको लग रहा था पिछले 2 दिनों से हल्का फुल्का करेक्शन आ सकता है, थोड़ा बाजार रुकनी चाहिए, थकनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से करेक्शन की स्पीड और जिस तरह से करेक्शन की मात्रा थी वो चौंकाने वाली थी। कुछ न कुछ ऐसी खबर है जिसका डर बाजार को है। खबर आज तो सामने नहीं आई, अब देखते हैं कल तक आती है, किसी और दिन आती है। लेकिन एक लंबी एक तरफा शानदार बढ़िया तेजी के बाद आज बाजार में कमर तोड़ करेक्शन सामने आता हुआ दिखा। और FIIs DIIs के क्या आंकड़े रहे वो भी देख लेते हैं। हमने देखा आज FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1322 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। तो वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 4,754 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। सिद्धार्थ सेडानी आनंद राठी सिक्योरिटीज से उनसे करते हैं अब चर्चा की शुरुआत। सिद्धार्थ, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन चल रहा था जब तक ये मुनाफा वसूली बाजार पर हावी हुई। अब जरा बताइए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए? नमस्कार, गुड इवनिंग स्वाति। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बाजार में मच अवेटेड एक करेक्शन आया है। जो एक सुपर बुल रन जो हमने देखा बाजार में पिछले 1-1.5 महीने से, वहां पे एक रुकावट जरूर देखने मिली। अगर देखा जाए तो ये एक मच रिक्वायर्ड था, क्योंकि बहुत जन जो एंटर करना चाहते थे बाजार में, जो चूक चुके थे, जिनको फोमो था, फियर ऑफ मिसिंग आउट था, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। बट डेफिनेटली एक बड़ा करेक्शन है आज का जो दिन देखा गया।
अब देखा जाए तो आने वाले दिन में भी थोड़ी सी कमजोरी रह सकती है कुछ एक दिनों के लिए बाजार में, बट ओवरऑल ये घबराने वाली बात नहीं है। ये एक एंट्री पॉइंट है, ये एक एवरेजिंग पॉइंट है। ओवरऑल मार्केट मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव वेल स्टैक्ड है एंड ऑफ द ईयर तक या आने वाले साल में भी। तो पॉजिटिविटी जरूर है बाजार में, घबराने की जरूरत नहीं है, बट हाँ छोटा बड़ा एक करेक्शन जरूर देखने मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों के लिए। बिल्कुल। अब पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपके सिद्धार्थ, 1 से 2 महीने का नजरिया? बिल्कुल स्वाति, पोजिशनल तौर पे मैं जो खरीदना चाहूंगा वो होगा करूर वैश्य बैंक, जिसका प्राइस अभी करीबन 162 के करीब है। हम टारगेट इस पे रखते हैं 172 का विद स्टॉप लॉस ऑफ 157 विद डिस्क्लेमर कि ये हम करीबन 2-2.5-3 सालों से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंटों को करूर वैश्य बैंक केवीबी, जिसका टारगेट आपको रखना है 172 का। ये तमिलनाडु बेस्ड कमर्शियल बैंक है, लोन बुक 70,000 करोड़ के करीब, ब्रांच नेटवर्क 800 और प्रॉफिटेबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग देखी गई थी पिछले क्वार्टर में। सबसे बड़ी की पॉजिटिव है कि पिकअप इन क्रेडिट ग्रोथ है, स्लिपेज रेट काफी कंट्रोल में है 1% के नीचे और मार्जिन करीबन 4% के ऊपर। तो करूर वैश्य बैंक मुझे लगता है केवीबी पे खरीदारी करनी चाहिए, 172 का टारगेट। 172 के टारगेट के साथ करूर वैश्य बैंक में पोजिशनल खरीदारी करने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। सिद्धार्थ, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? लॉन्ग टर्म के नजरिए से मैं जो स्टॉक चुनना चाहूंगा वो भी एफएमसीजी समूह से है और वो है जाइडस वेलनेस। जाइडस वेलनेस पे खरीदारी की राय है, टारगेट रहेगा 1850 का, 1850 का। ये एक यूनिक एफएमसीजी प्ले है, मेजर ब्रांड्स हैं इनके, जैसे कि शुगर फ्री, आप बहुत जन जिनको डायबिटीज जो शुगर फ्री यूज करता है आपको पता होगा, साथ ही साथ ग्लूकोज के एनर्जी ड्रिंक और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, ग्लूकॉन डी, नाइसिल। तो इनके 4 प्रोडक्ट्स है, पर्सनल केयर सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, मार्केटिंग इनिशिएटिव स्ट्रॉन्ग है और हम मानते हैं कि मैनेजमेंट डबल डिजिट रेवेन्यू की ग्रोथ को देख रहे हैं। सेकेंड हाफ काफी स्ट्रॉन्ग होता है, अर्बन एरिया से इनको ग्रोथ मिलता है। तो जाइडस वेलनेस पे खरीदारी की राय है, टारगेट आपको रखना है 1850, 1850 का। 1850 के टारगेट के लिए जाइडस वेलनेस में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। पहले कॉलर से बात करें, गुजरात से राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए सर, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास रेलिगेयर एंटरप्राइज के 100 शेयर है 230 के भाव पर और ग्रीव स्कॉट के 70 शेयर है 140 के भाव पर। तो इसमें क्या करना चाहिए मुझे? ओके, आपका नजरिया कितना कब तक का है सर? मतलब 1-1.5-2 महीना। ओके, 1.5-2 महीने का नजरिया रेलिगेयर और ग्रीव्स कॉटन पर क्या राय रहेगी आपके सिद्धार्थ? देखिए, दोनों ही कंपनियों पे स्वाति हमारा कोई नजरिया नहीं है और हम मानते हैं कि ग्रीव्स कॉटन तो 2 व्हीलर स्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर के लिए अभी काफी चर्चित रहा है, बट मैं मानता हूँ कि अभी भी इससे बड़े लीडिंग प्लेयर्स है। तो इस दोनों ही कंपनियों से मैं यही कहूंगा कि अगर मुनाफा है तो मुनाफा मान ले, ना है तो उछाल पे निकल जाए और दूसरी अच्छी कंपनियों पे नजर दे, जैसे कि जाइडस वेलनेस। ओके, तो जाइडस वेलनेस जो कि सिद्धार्थ सिडानी की लॉन्ग टर्म पिक भी है, उसमें आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। पुणे से पंकज जी हमारे साथ है, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार पंकज जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे पास में 600 शेयर है राम के इंफ्रास्ट्रक्चर, 137 की परचेस है मैडम। हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं। क्वेश्चन है, इसमें ऐड कर सकते हैं क्या? लॉन्ग टर्म का व्यू है। सेकंड है परसिस्टेंट का। तो परसिस्टेंट में मैम मेरे पास में 3000 के रेट से अराउंड 119 शेयर है, बट मैम मुझे एक ईसॉप्स के थ्रू 72 शेयर्स और मिलने वाले हैं। सो इज इट राइट टाइम टू परचेज इट? ओके, परसिस्टेंट सिस्टम में आपकी 3000 की खरीद है? जी मैडम। अच्छा, ओके, और राम के इंफ्रा में कितना खरीद बताया, एक बार फिर से बोलेंगे? मैम 137 की। 137, और खरीद कब किया आपने दोनों ही स्टॉक्स में?
मैम परसिस्टेंट का तो अराउंड मेरे पास में 2020 से है, और ये जो रिसेंट है मुझे ईसॉप के थ्रू मिले हैं। T164 मुझे ईसॉप के थ्रू मुझे 96 शेयर मिले थे, पुराने हैं। ऑल राइट, तो दोनों ही स्टॉक्स में काफी अच्छे लेवल्स पर एंट्री, मुनाफा काफी तगड़ा कमाया इन्होंने। बताइए सिद्धार्थ, क्या करना चाहिए? और परसिस्टेंट सिस्टम्स पे अभी फिलहाल एक्स्ट्रा राय लेना चाहेंगे, ईसॉप के थ्रू जो इन्हें मिलेंगे शेयर, क्या उनको लेना चाहिए, क्या अभी स्ट्रैटेजी रखें? देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम तो काफी बेहतरीन कंपनी है आईटी मिड कैप स्पेस से, तो इस पे तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। रामकी इंफ्रा भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट साइड में ठीक ठाक कंपनी है, तो सिंस अभी थोड़ी सी अगर गिरावट दिखती है तो आप एवरेज आउट करें, थोड़ा एडअप करें, बट अगर बने रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छी कंपनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में मेरी टॉप पिक रहेगी एनबीसीसी। आप एनबीसीसी में भी खरीदारी कर सकते हैं, साथ ही साथ एनसीसी भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है इंफ्रा स्पेस। तो एनबीसीसी एक और कंपनी है इंफ्रा स्पेस से, जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। आपके लिए सिद्धार्थ सिडानी राय दे रहे हैं। अहमदाबाद से संकेत जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए संकेत जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, जैसे मैंने अभी बीएससी के कुछ दिन पहले शेयर लिए थे मैम 50 क्वांटिटीज में 2265 रुपीज के बेस पे मैम। ओके ओके। और मतलब अभी कुछ दिन पहले अगर देखे तो अनिल सर की रिपोर्ट के मुकाबले मैंने लिया था, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि एनएससी के आईपीओ तक होल्ड करना चाहिए। तो बीच में मेरे को अच्छा खासा मतलब 14 to 50%, 15% के आसपास इसमें प्रॉफिट आ रहा था मैम। तो ये मुझे अभी होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मैम? अभी देखे तो अभी मार्केट गिर गया, अभी मतलब 2300 रुपए के आसपास उसका प्राइसिंग चल रहा है मैम। और आज जो मार्केट गिरा, 2255 की आपकी खरीद है? मेरी जो खरीद है 2265 की मैम। 65 की, ठीक है। बीएससी पर क्या करें अब फिलहाल इनके लेवल्स पर सिद्धार्थ? देखिए, बेहतरीन कंपनी है बीएससी और वन ऑफ द लिस्टेड एक्सचेंजेस है, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। और काफी अच्छा रिटर्न बना है जब से उन्होंने बायबैक अनाउंस किया, उसके बाद से जो उछाल देखा गया, और साथ ही साथ जिस हिसाब से इनके नए जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सेंसेक्स और बैंकेक्स बहुत अच्छे वॉल्यूम गार्नर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बीएससी पे बने रहने की सलाह। तो बीएससी पर बने रहने की सलाह आ रही है आपके लिए हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। मुंबई से ईश्वर जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी सर, पूछिए सवाल अपना। मैडम, मेरे पास विप्रो का 432 रुपए के रेट से 100 शेयर है जी। हेलो, हाँ, कब तक के लिए रखे हैं आपने? मैडम, ये लॉन्ग टर्म का व्यू है मेरा। और एक एरेडा मैंने 61 रुपए के रेट से लिया हुआ है 500 शेयर, वो भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया है मैडम। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए विप्रो और इरेडा, क्या रहेगी राय आपकी सिद्धार्थ? देखिए, विप्रो पे मेरी कोई सलाह नहीं है, और मैं मानता हूँ कि विप्रो में बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है बहुत बार इनके रिजल्ट्स के नतीजों में, और बहुत वॉलेटिलिटी भी देखी जाती है। तो विप्रो से निकल जाने की सलाह, दूसरी कंपनियों पे आप बिल्कुल लार्ज कैप कंपनियों पे ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि टीसीएस वगैरह। तो मैं मानता हूँ कि टीसीएस एक बेहतर विकल्प हो सकता है विप्रो के मुकाबले। और दूसरा कौन सा क्वेश्चन था, स्वाति ने मिस कर दिया? एरेडा तो काफी भाग चुका है। अगर आपको आईपीओ के दाम पे मिला हुआ है तो बिल्कुल आप मुनाफा बांध सकते हैं यहाँ पे। और अगर फ्रेश खरीदारी की है मार्केट से, सेकेंडरी मार्केट से, तो आपने मेरे ख्याल से चीप वैल्यूएशन पे लिया है। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है 1 से 2 साल का नजरिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बना है। ओके, तो रही आपके स्टॉक्स पर आए। बेंगलुरु से सौरभ जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? हाय स्वाति जी, नमस्कार सिद्धार्थ जी। मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ, चाहे आपकी वो एसआईपी शेयर्स हो या दूसरे शेयर्स हो। मेरा सवाल लक्स इंडस्ट्रीज पे था। मेरे पास 11 शेयर है अराउंड 3700 के रेट पे। तो मैं जानना चाहता था कि इसमें मुझे एवरेजिंग अभी करना चाहिए, क्योंकि अभी टेक्सटाइल स्टॉक नहीं चल रहे हैं, और इसमें जब से इंसाइडर ट्रेडिंग का मामला आया था तब से ये शेयर चल ही नहीं पाया है। तो क्या ये सही शेयर, इसमें मुझे एवरेज करना चाहिए? दूसरा, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैंडलिंग की एक कंपनी मैंने सिलेक्ट की थी, इको रिसाइकलिंग। तो वो अभी कुछ 70 से 80 के बीच में है।
तो मैं आपसे जानना चाहता था, मुझे उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा उसमें रुक के इन्वेस्ट करना चाहिए? पहला स्टॉक लक्स इंडस्ट्रीज बताया आपने? जी हाँ। ओके, खरीद काफी ऊंची है, कब लिया आपने? ये लगभग 2-3 साल हो गए। ओके, लक्स इंडस्ट्रीज 3700 की खरीद है इनकी। सिद्धार्थ, काफी ज्यादा नुकसान है और आज तो स्टॉक में गिरावट भी हमें देखी लगभग 2 से 2.5% की। क्या रहेगी आपकी सर राय इस पर? देखिए, लक्स इंडस्ट्रीज पे तो मैं उछाल पे निकल जाने की सलाह दूंगा, क्योंकि ये इनरवेयर में है और जितने भी गारमेंट स्टॉक्स हम देख रहे हैं वहां पे ज्यादा कोई ट्रैक्शन नहीं दिख रही है, डलनेस है इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल कंपनियां, तो उछाल पे निकलने की सलाह। दूसरी कौन सी कंपनी आपने पूछी थी? एक व्यू इको रिसाइकलिंग पर। माफी चाहूंगा, इको रिसाइकलिंग पे हमारी कोई कवरेज ना कोई ध्यान है, ना कोई स्टडी है। आपको ये सलाह दूंगा कि ओके सर, राजस्थान से सुभाष जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सुभाष जी, बताइए क्या सवाल है? मैम, मेरा कैनरा बैंक पे सवाल है। मेरे पास 95 शेयर है और रेट 440 का। मैंने 2-3 दिन ही पहले लिया है। आज मार्केट काफी गिरा है, तो मेरा क्वेश्चन है कि इसमें क्या करना चाहिए? मुझे बने रहना चाहिए या एवरेजिंग करना चाहिए? बाद में क्या करना चाहिए? तो बाजार गिरने के बाद कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में भय आ गया है। बताइए सिद्धार्थ, कैनरा बैंक में अभी क्या करें? 1-2 दिन पहले की खरीद है इनकी। देखिए, पहले तो ये भाई ना रखे, भाई हटा दे अपने मन से, क्योंकि जब बाजार एक तरफा इतना चला है तो थोड़ा बहुत रीजन तो रहता ही है। अब ये कहना बहुत मुश्किल रहता है कि वो एक साथ मार्केट इतना स्ट्रांगली गिरे या थोड़ा थोड़ा गिरे, वो हमारे हिसाब से या आपके हिसाब से नहीं गिरता है। तो एक करेक्शन तो डेफिनेटली लाजमी था, कंप्लेसेंट होने की बात नहीं थी, तो घबराने की बात नहीं है। ये करेक्शन भी एक शॉर्ट टर्म ड्रिवन है, यहाँ से फिर से उछाल आ सकता है, स्टेबलाइज हो सकता है बाजार। बात रही कैनरा बैंक की, तो कैनरा बैंक पे बिल्कुल बेहतरीन कंपनी है। पीएसयू बैंकिंग स्पेस में आपको बिल्कुल बने रह सकते हैं। इसके साथ ही आप पीएसयू बैंकिंग स्पेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बहुत ही बेहतरीन विकल्प कह सकता है पीएसयू बैंकिंग स्पेस में। तो कैनरा बैंक में बने रहे, एसबीआई में खरीदारी के मौके भी तलाश सकते हैं। आपके लिए सिद्धार्थ सिडानी राय दे रहे हैं। पटना से केसर जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, ये आइनॉक्स का जो आईपीओ हुआ है वो मेरा अलॉट हुआ है मैम, तो क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा या शॉर्ट टर्म में ही निकालना होगा? मतलब लिस्टिंग गेन के साथ ही निकालना ठीक है? आईपीओ अलॉटमेंट, बिल्कुल बिल्कुल, आईपीओ अलॉटमेंट पर सवाल इनका आइनॉक्स पे, क्या करे सर? देखिए, बिल्कुल आइनॉक्स की जो आईपीओ जो आज खत्म हुआ, जिसका आज अलॉटमेंट हुआ है, ये लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बेशक आप रख सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म का जो नजरिया होगा वो 1 से 2 सालों का नजरिया होगा। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, पेरेंटेज काफी स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस काफी स्ट्रॉन्ग है और ग्रोथ है ये पूरी सेगमेंट में। अगर मैं देखूं तो 1 से 2 साल का नजरिया तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। बट जिस हिसाब से आज हमने डॉम्स की लिस्टिंग देखी, उस हिसाब से बहुत जोरदार उछाल पे अगर लिस्ट होता है तो डेफिनेटली वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच हो जाते हैं। फिर 1 से 2 सालों का नजरिया होगा तो डेफिनेटली आप होल्ड रख सकते हैं। जी बिल्कुल। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। कल का जहां तक सवाल है, पहले तो ये देखना होगा कि आज हम गिरे क्यों। अगर उसका कारण समझ में आ जाए तो कल हम उस पर रिएक्शन देंगे, नहीं समझ में आए तो फिर दूसरी चीज ये कि आज किसने बेचा और कितना बेचा, तो ये डेटा देखने जरूरी होंगे। वैसे देखा जाए तो आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के बाद बैंक निफ्टी तो हल्का हो जाएगा, लेकिन निफ्टी कल वीकली एक्सपायरी है तो निफ्टी में अब भी पोजीशन तो है ही, थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशन, लेकिन आज के फॉल के बाद थोड़े ओवरसोल्ड तो मार्केट हो चुके हैं। अब इंटरेस्टिंग है कि ग्लोबल संकेत क्या मिलते हैं, और वैसे ग्लोबल संकेत से ज़्यादा फर्क पड़ेगा भी नहीं। अगर अमेरिका कमज़ोर हो गया तो फर्स्ट हाफ में हम थोड़े और नीचे खुलेंगे, और अगर अमेरिका मजबूत रहा तो फिर देखते हैं हमारे अपने संकेतों में, जहाँ एफआईज के आंकड़े और पोजीशंस देखना ज़रूरी होगा। वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से तो हम ओवरसोल्ड है। ऐसे में आपके लिए कल जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो ये होगा 20,850 21,000। ये
आखिरी सपोर्ट रेंज है निफ्टी की 20,850 के नीचे अगर कल हम बंद होते हैं तो मामला गड़बड़ है, लगता नहीं, लेकिन बाजार लगता है इस रेंज में सपोर्ट लेगा। यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट काटने और खरीदारी की भी राय होगी। ऊपरी स्तरों पर वापस हम रिकवरी करके बढ़ेंगे तो आपके लिए 21,400 21,500 बड़ा माउंट एवरेस्ट की तरफ बड़ा पहाड़ हो जाएगा, उसको पार करना मुश्किल होगा। और उसके ठीक पहले 21,300 21,375 की रेंज भी आपके लिए रुकावट का काम करेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 47,000 के आसपास 46,900 47,100 आपके लिए कल पहले सपोर्ट का काम करेगा। और एक बार फिर से रिकवरी अगर होती है और रिकवरी के बाद ऊपर जाने की कोशिश बाजार की होती है तो 47,800 48,000 की रेंज ऐसी होगी जहां पर बाजार आपको रुकते हुए नजर आएगी। और आइए सिद्धार्थ के पास चलते हैं फिर से। सिद्धार्थ, जरा बताइए 1 से 2 दिन का नजरिया कौन से स्टॉक में रखा जा सकता है? बिल्कुल स्वाति, माफी चाहूंगा, मेरी कनेक्टिविटी चैलेंजेस के कारण मैं लाइव नहीं हो पाया। बट सबसे बड़ी चीज कि शॉर्ट टर्म का अगर कोई नजरिया हो तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ईएमएस सेक्टर से डिक्सन टेक्नोलॉजी पे खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 6200 का, 6200 का टारगेट आप रख सकते हैं 6414 का, 6414 का। डिक्सन टेक्नोलॉजी ईएमएस सेगमेंट की सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी, इस पे खरीदारी की राय 6414 के टारगेट के लिए। डिक्सन टेक पर इंट्राडे खरीदारी करने की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। धन्यवाद सिद्धार्थ, हमारे साथ इस शो में आप शामिल हुए।